हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। सो कस्टम का जो एक रिफंड चैप्टर है वहां से, ऑल्दो ये सी कैटेगरी का चैप्टर है, लेकिन ये 15 से 20 मिनट का जो वीडियो मैं आपको भी देख रहे हो आप लोग, इसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि क्या होता है, रिफंड से हो सकता है कि 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब की बार की आरटीपी में था ये क्वेश्चन, ठीक है। और एमसीक्यूज तो इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में पूछता ही है रिफंड से। तो अगर आप ये 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देख के जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ लेके आओगे, देख के कुछ नहीं आओगे। मतलब कुछ ना कुछ तो मिनिमम 2 नंबर तो आएंगे आएंगे, और मैक्सिमम 5 नंबर तक आ सकते हैं आपके, ठीक है। अब कस्टम का रिफंड, जैसे जीएसटी में भी आपने रिफंड पढ़ा होगा, इसी तरीके से कस्टम में भी रिफंड है। जीएसटी के अंदर तो मेनली 89(4) का क्वेश्चन आ सकता है आपकी बार। वो मेरा वीडियो मैंने डाल रखा था, लास्ट अटेम्प्ट में डाला था रिफंड का वीडियो, वो देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। कस्टम में रिफंड का मतलब क्या है? रिटर्न ऑफ ड्यूटी। जो ड्यूटी आपने पे कर दी ना, वो आप वापस मांग रहे हो डिपार्टमेंट से, कि हमने जो ड्यूटी आपको पे कर दी वो आप डिपार्टमेंट से वापस मांग रहे हो, उसको हम बोलते हैं रिफंड। तो रिफंड इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ ड्यूटी, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप ड्यूटी कब मांगोगे डिपार्टमेंट से, वो हमको देखना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने टाइम में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड मिलना चाहिए, इस तरह की चीजें हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एंड में बता दूंगा इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर से जो जो एग्जाम में एमसीक्यू के हिसाब से क्या पूछ सकते हैं, और 4 मार्क के हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन हु कैन क्लेम रिफंड ऑफ ड्यूटी, कौन रिफंड मांग सकता है? द क्लेम फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट कैन बी मेड बाय द पर्सन हु पेड द एक्सेस ड्यूटी, जिसने ज्यादा ड्यूटी पे कर दी। सपोज करना कि मेरे को पे करनी चाहिए थी 20 रुपए की ड्यूटी, लेकिन मैंने गलती से 35 रुपीज की ड्यूटी पे कर दिया। मेरे को पता चला कि यार मैं तो गलत पे कर दिया, तो मैं डिपार्टमेंट से रिफंड मांगूंगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मान के चलो कि मैं हूँ, मैंने कोई सामान इंपोर्ट करा, उस पर मैंने ड्यूटी पे कर दी, लेट्स सपोज 50 रुपए की। सामान की वैल्यू थी जितने में मैंने इंपोर्ट किया था, वो थी मान के चलो 500 रुपीज। और उसमें मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, लेट्स सपोज 50 रुपीज का, और मैंने उस सामान को मिस्टर बी को बेच दिया 600 रुपीज में। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि यार ये ड्यूटी 50 रुपीज ना देके मेरे को तो 20 रुपीज ही देनी चाहिए थी। तो मैं डिपार्टमेंट से अब 30 रुपीज का रिफंड क्लेम करना चाहता हूँ। क्या वो मांगना सही रहेगा? भाई मैंने तो अपना बर्डन ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन को दे दिया ना, मिस्टर बी को दे दिया। तो मैं तो हकदार नहीं हूँ, मिस्टर बी मांग सकता है। तो यहाँ पे होता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल होगा। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब कि भाई मैंने मिस्टर बी से भी पैसे ले लिया ड्यूटी के नाम पे, और सरकार से भी पैसा ले रहा हूँ, गलत तरीके से कोई रिच ना हो, तो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लेंगे। और एक जीएसटी के अंदर जो रिफंड चैप्टर है ना, उसमें एक्सेप्शंस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है। वो क्वेश्चन बहुत प्रो क्वेश्चन है, आपकी बात पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप रूल नंबर 894 895 तो पढ़ के जाएंगे, थ्योरी में भले एक क्वेश्चन ही पढ़ के जाओ, लेकिन वो वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना आप। एक्सेप्शन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जीएसटी रिफंड की बात कर रहा था, ठीक है। अब रिफंड की एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, कितने टाइम में फाइल करनी है, तो देखना मेरी बात। क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं जिन कारण से आपको रिफंड मिलेगा? क्लेम बाय द इंपोर्टर ऑब्लिक एक्सपोर्टर फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, 1 साल के अंदर, ठीक है। जीएसटी के अंदर हमने मैक्सिमम केसेस में 2 साल पढ़ा था, रेलिवेंट डेट होती थी 2 साल। यहाँ पे भी रेलिवेंट डेट है कि भाई 1 साल कहाँ से देखा जाएगा, तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जम्पशन ऑफ ड्यूटी बाय स्पेशल ऑर्डर इशूड, तो डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला, ठीक है, कि भाई आपने जो भी ड्यूटी पे कर दी है आपको उसका रिफंड दिया जाएगा। तो जब से ऑर्डर आया उसके 1 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर लो। रिफंड ऑफ ड्यूटी अराइजिंग एज ऑर्डर ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का कोई ऑर्डर वगैरह है तो जिस दिन से ऑर्डर है वहां से 1 साल। प्रोविजनल पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 18, तो भाई प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट अपन ने पढ़ा था ना, तो जिस दिन से पता चला कि भाई फाइनल असेसमेंट क्या होना है, वहां से आप 1 साल के अंदर फाइल करो, ठीक है जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड 100 रुपीज तो होगा ही होगा, कम से कम 100 रुपीज या और मोर, उससे ज्यादा का होना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट 100 होगा तो भी आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। 99 या उससे कम होगा तो आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आगे आते हैं। अब आप इस केस में क्या होगा, सुनना मेरी बात। आपको ये चेक करना है कि भाई रिफंड उसी पर्सन को मिले जो हकदार है। वो जो होगा ना, द इंसिडेंस ऑफ सच अमाउंट हैज नॉट बीन पास्ड ऑन बाय हिम टू एनी अदर पर्सन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना शुरू में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया, अपना ड्यूटी का बर्डन किसी और पे डाल दिया और आप रिफंड मांग रहे हो, वो गलत नहीं होगा, ठीक है जी। अब रिफंड कैसे देता है डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट है ना, एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, उसमें रिफंड देता है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड ये सरकार के काम में आता है। मतलब आप मान के चलो एक बना दिया अकाउंट, बोले अब यहाँ से कुछ वेलफेयर का काम करेंगे, वो भी अलग अलग प्रोविजन बना रखे हैं, उसमें हमको नहीं जाना। बाय डिफॉल्ट तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, लेकिन अब आप बोलोगे तो गलत है, रिफंड मेरे को मिलना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने बताया कि भाई किन किन केसेस के अंदर एप्लीकेंट को रिफंड मिलता है, एप्लीकेंट को, ठीक है। वैसे तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, लेकिन इन केसेस में एप्लीकेंट को रिफंड मिलेगा, ठीक है। ओनली इन फॉलोइंग सिचुएशन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट फाउंड रिफंडेबल इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इस पर्सन को मिलेगा, ठीक है। इफ द इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्सेप्शंस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है ये। क्या है? एक्सेप्शन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है ये, ठीक है।
मतलब इन लोगों के केस में आपको अनजस्ट एनरिचमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आपको डिपार्टमेंट ये माना जाएगा कि हाँ भाई ये तो प्योर केसेस है, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो रही है। जैसे इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, सपोज करो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बर्डन किसी और को पास करूंगा, आप बताओ, कर सकता हूं क्या मैं? तो यहाँ पे क्या अनजस्ट एनरिचमेंट लगेगा, डिपार्टमेंट मेरे को रिफंड दे देगा। इफ द इंपोर्टर और द एक्सपोर्टर एज द केस मे बी हैज नॉट पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी, मैंने किसी और को बर्डन पास नहीं करा तो। इफ द बायर हु हैज बोर्न द ड्यूटी एंड इंटरेस्ट हैज नॉट पास ऑन द, बस वही बात हूँ, राउंड एंड राउंड घुमा रहा है इंस्टीट्यूट, कुछ नहीं कर रहा है। इफ एप्लीकेंट फाउंड रिफंडेबल रिलेट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन गुड्स व्हिच हैज रिटर्न टू एक्सपोर्टर, सपोज करो कि मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करे, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई, सामने वाले बंदे को गुड्स पसंद नहीं आया, उसने मेरे को वापस दे दी, तो अब उन गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई, वैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है लेकिन मान के चलो लगी, तो डिपार्टमेंट को मैं बोलूंगा कि मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी दी, उसको गुड्स पसंद नहीं आया, उसने मेरे को वापस दे दिए, तो मेरे को एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड दे दो, तो डिपार्टमेंट दे देगा। ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक 74 75, वहां पे कोई अनजस्ट एनरिचमेंट वगैरह कुछ नहीं देखा जाता भाई, जिस पर्सन को अपन ने पढ़ा था ना ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर कि 98% का ड्रॉबैक मिल जाता है अगर आप एज इट इज एक्सपोर्ट करते हो, तो अदरवाइज यूज करके करते हो तो कंडीशन दे रखी है, तो भी वो जो अप्लाई करता है रिफंड के लिए ड्रॉबैक के लिए, उसको ड्रॉबैक मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा कि भैया आपको 1 साल के अंदर रिफंड के लिए एप्लीकेशन देनी है, और डिपार्टमेंट क्या करेगा, 3 महीने के अंदर आपको उसका पेमेंट कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर 3 मंथ्स के अंदर डिपार्टमेंट आपको पैसा नहीं देता है, तो 3 मंथ जैसे ही खत्म हो जाएंगे आपको 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। जीएसटी के अंदर ये प्रोविजन था कि भाई 60 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको पैसा दे देगा, नहीं तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलने लगेगा एट द रेट ऑफ 6%। और जो ड्यूटी ड्रॉबैक वाला चैप्टर था उसमें था कि 1 मंथ के अंदर, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन फाइल करी उसके 1 मंथ के अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको रिफंड दे देगा, मतलब ड्यूटी जो आपको ड्रॉबैक दे देगा, अगर नहीं देता है तो 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑन ड्यूटी। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या है, नो पर्सन शुड एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, बिना मतलब में रिच ना हो जाए किसी दूसरे की कॉस्ट पे, बस इसका वही मतलब है। तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सारे के सारे फंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालता है, बट जहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं है, जैसे अपन ने कुछ केसेस पढ़े, वहां पे क्या करेगा डिपार्टमेंट, डायरेक्टली आपको पैसा दे देगा। जैसे अपन ने केस दे सकते हैं, द इम्पोर्टर हैज इम्पोर्टेड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल इंपोर्ट किया 1000 रुपीज का, उस पर कस्टम ड्यूटी लगी 250 रुपीज की, और उस बंदे ने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर लिया 250 रुपीज का, और उस आर्टिकल को 1500 रुपीज में किसी को बेच दिया। इसका मतलब ड्यूटी का बर्डन किसी और को दे दिया। नाउ द प्राइस चार्ज बाय इंपोर्टर कंसिस्ट ऑफ ड्यूटी एलिमेंट व्हिच हैज बीन पास्ड ऑन टू द बायर। इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट देयर वाज एन एरर रिजल्टिंग इन एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी, बाद में पता चलता है कि हमने ज्यादा ड्यूटी पे कर दी थी, अब क्या बोल रहा है, वो रिफंड के लिए गया, सच एक्सेस ड्यूटी इज लायबल टू बी रिफंडेड, बट एज मे बी सीन अबव द इंपोर्टर हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द ड्यूटी फ्रॉम द परचेजर एंड इफ एनी रिफंड इज ग्रांटेड टू हिम इट वुड कन्फर ऑन हिम डबल बेनिफिट, उसको डबल बेनिफिट मिल गया। देयरफॉर इन सच केसेस द रिफंड इज क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो रिफंड देगी सरकार लेकिन उसको नहीं देगी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस जजमेंट वगैरह को छोड़ो, अभी क्वेश्चन करेंगे उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं चैप्टर में, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। आप ये ध्यान में रखो कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। भाई एक्सेप्शंस क्या क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के, मतलब इन केसेस के अंदर रिफंड डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, जहां पे सेक्शन नंबर 74 75 ड्रॉबैक वाला हो, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आपने पे करी हो, तो आपने इंपोर्ट किया पर्सनल यूज के लिए, तो ठीक है, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने, देखो द ड्यूटी एंड इंटरेस्ट बॉर्न बाय एनी अदर पर्सन सच क्लास ऑफ एप्लीकेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जीएसटी के अंदर भी हमको पढ़ के जाना था एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यहाँ पे भी आप पढ़ के जाइएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड, अगर डिपार्टमेंट ने आपको 3 मंथ्स के अंदर पैसा नहीं दिया तो डिपार्टमेंट को 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही वो 3 महीने खत्म हो जाएंगे उसके बाद से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा 6% की रेट से, जैसे हमको जीएसटी में मिलता था 60 डेज के बाद 61st डे से, ड्यूटी ड्रॉबैक में 1 मंथ के बाद से मिलता था, यहाँ पे 3 मंथ्स के बाद से मिल जाएगा। ठीक है, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सपोज करो वेयर एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड, आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी और गुड्स एक्सपोर्ट भी कर दिए, सच ड्यूटी शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन बाय whom, आपको वापस से रिफंड मिल जाएगी कब, द गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन, आपको वापस से उसने रिटर्न कर दिए, सेल नहीं करे, रिटर्न कर दिए, बोले भाई साहब पसंद नहीं आया ले लो वापस। द गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, तो आप सुनना मेरी बात, हमको री इम्पोर्ट कितने दिन में करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखा हो तो उसमें 2 क्वेश्चन हुआ करते थे, री इम्पोर्टेशन का और री एक्सपोर्टेशन का, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि री इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको 1 साल के अंदर। द
एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ सच ड्यूटी। अब इस केस में आपको रिफंड की एप्लीकेशन 6 महीने में फाइल करनी है। आप बोलोगे सर अभी तो ऊपर पड़ा था आपने अक्षांश भैया, आपने बोला था कि 1 साल में, नहीं, नॉर्मल केसेस में 1 साल में, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ केसेस बता रहा हूं यहाँ पे 6 महीना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि अगर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी और डिपार्टमेंट से हम एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मांग रहे हैं तो आपको 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। 6 महीने कहां से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफिसर मेक एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड, देन एप्लीकेशन फॉर रिफंड, देखो जब से वो क्या कर देगा आपको सामान वापस कर देगा ना, वहां से 6 महीने के अंदर आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, गेटिंग इट? और वो जो बंदा सामान लेके गया है ना, वो जो रिटर्न कर रहा है वो 1 साल के अंदर रिटर्न करेगा तो ही रिफंड मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो 1 साल के बाद बोल रहा है कि भैया मेरे को गुड्स पसंद नहीं आया अब ले लो, अब डिपार्टमेंट आपको कोई ड्यूटी का रिफंड नहीं देगा। ठीक है जी। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, अपन ने ऊपर रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी पढ़ा है, इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि सपोज करो आपने कोई सामान इंपोर्ट करा और इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, पर बाद में पता चला कि भैया गुड्स तो डिफेक्टिव निकले, है ना, और आपने कोई ड्रॉबैक भी क्लेम नहीं करा उसके केस में। अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। देखो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आपने कोई सामान इंपोर्ट करा, उस पर ड्यूटी दे दी आपने। अगर ड्यूटी नहीं दी, जैसे अपन ने ड्रॉबैक के केस में भी देखा था अपन ने एक चैप्टर के अंदर, उसके अंदर कि अगर मान के चलो आप ड्यूटी नहीं दे रहे और अपना टाइटल छोड़ना चाहते हो गुड्स पे कि भाई मैं इन गुड्स को नहीं ले रहा। ठीक है, जैसे अपन ने सेक्शन नंबर 23 22 में भी देखा था कि गुड्स कंप्लीटली डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए और आपने ड्यूटी नहीं दी, तो आपको फिर ड्यूटी देने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ड्यूटी दे चुके, तभी तो रिफंड की बात चल रही है। अब आपने ड्यूटी तो दे दी लेकिन बाद में पता चला कि भाई तो कचरा माल निकला, तो अब आपके या तो आप एक काम करो कि सामान को एज इट इज वापस से उसी पर्सन को लौटा दो, या फिर आप अपना टाइटल छोड़ दो, बोले कि सर जी आप ही ले लो इस सामान को, आप मेरी ड्यूटी वापस कर दो, ये रहा वो सामान। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या कर देगा, आपको इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड कर देगा जितनी भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में भी आपको रिफंड की एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। ऊपर वाले केस में भी रिटर्न कर रहे थे आप, एक्सपोर्ट के केस में भी सामान वापस आ रहा था तो भी 6 महीने, इंपोर्ट के केस में आप सामान वापस भेज रहे हो तो भी 6 महीने, बाकी केसेस में 1 साल लगा के आना। ठीक है, तो भी 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। नो रिफंड इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, इसका मतलब क्या भाई साहब, जैसे सपोज करो मैंने तो भैया आम इंपोर्ट कर लिए, मैंगो है ना, केले इंपोर्ट कर लिए, अब मैं 10 दिन बाद गया, देखो जी केला कैसा हो गया, एकदम सुकुड़ के पतला हो गया है, आम का तो जूस निकल रहा है अपने आप ही भाई साहब। तो डिपार्टमेंट कह रहा है भाई पागल है क्या, खराब तो हो गई ना, अब तू कह रहा है कि आम ताजा ताजा आए थे अब खराब कैसे हो गए, तो अब मेरे को रिफंड दे दो, तो डिपार्टमेंट कोई रिफंड नहीं देगा फिर। ठीक है, तो लॉजिकल बात है। रेलिवेंट डेट कौन सी है कि भाई कितने, आपने बोला ना कि 6 महीने के अंदर आपको रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके अगले 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट आपको रिफंड दे देगा, नहीं तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बोले कि 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। 6 महीने कैसे, जैसे सपोज करो आपने गुड्स पे टाइटल छोड़ दिया, तो जिस दिन से टाइटल छोड़ दिया उसके 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। गुड्स आपने क्या करे, इन केस द गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, आपने एक्सपोर्ट कर दिए। ठीक है, तो रेलिवेंट डेट आप पढ़ लेना, कुछ खास काम की नहीं है, आपको इजीली पता चल जाएगा रेलिवेंट डेट कौन कौन सी है। रिफंड क्लेम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर अपील, देखो सुनना मेरी बात, आपको क्या हो सकता है कि जीएसटी का अपील तो आपने पढ़ रखा है, वो ठीक है, ध्यान में रखो 3 मंथ वाला। यहाँ पे सुनना, एन अपील टू द कमिश्नर हैज टू बी मेड विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच, डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया और आप उस ऑर्डर से सहमत नहीं हो, तो आप 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हो कस्टम के अंदर, एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। और रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि रिफंड को आप है ना अपील का सब्स्टिट्यूट मत मानना, ऐसे मत करना कि आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब अपील के लिए अप्लाई कर दिया, या अपील के लिए अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। ये केस लॉ था पूरा, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस पे अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको MTP2 जुलाई 21 में मिला हुआ है, क्वेश्चन से समझ में आएगा, मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे जो मैं बोला उसका मतलब क्या था कि रिफंड को अपील मत मान लेना और अपील को रिफंड मत मान लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सुनना, Nikki sales imports were being provisionally assessed pending a verification that the department was carried out. Upon completion of the verification, the assessment were finalized and the Nikki sales were asked to pay 12 lakh, which it paid. देखो असेसमेंट हुआ और उसको बोला कि भैया आपको 12 लाख रुपए पे करने, उसने कर दिया। आफ्टर 6 months, upon detailed scrutiny of the verification report and taking legal opinion on it, Nikki sales filed a claim of refund of 8 lakh rupees on the ground that the differential amount should be 4 lakh only and there were factual error in the verification report। देखो डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाई, प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा था आपका, डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया आपके 12 लाख रुपए बनते हैं, आपने पे कर दिया, डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया, आपने पे कर दिया। अगर आप सहमत नहीं थे उस ऑर्डर से, 12 लाख का जो ऑर्डर आया, तो 60 डेज के अंदर अपील फाइल कर लेते, आपने अपील भी फाइल नहीं करी।
अब क्या हुआ, 6 मंथ्स बाद आपको लगा कि भैया तो गलत ऑर्डर पास हो गया, 4 लाख रुपए की डिमांड बननी चाहिए थी, डिपार्टमेंट ने 12 लाख कैसे ले लिया और आपने 8 लाख रुपीज के लिए रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी, ये बोलते हुए कि 1 साल के अंदर ही तो कर रहे हैं। ठीक है, इज दिस करेक्ट मोड ऑफ रिड्रेसल फॉर निक्की सेल? क्या ये तरीका सही है? भाई ये चीज प्रूव थोड़ी हो गई है कि रिफंड 4 लाख रुपए बनना चाहिए था, मतलब कि आपकी लाइबिलिटी 4 लाख रुपीज ही बननी चाहिए थी, ये चीज प्रूव कहां हो गई? आपने तो मन में सोच लिया कि 4 लाख की बननी चाहिए थी और 8 लाख का आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिए। भाई आप पहले अपील में जाते, फिर देखते, आप तो अपील में गए ही नहीं। अब व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम ऑफ द क्लेम? अब ये जो क्लेम इन्होंने फाइल किया रिफंड के लिए, उसका क्या होगा? डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ। तो जो केस लॉ मैंने आपको बताया ना, वो प्रिया वाला, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज, वो केस लॉ आपको रेफर करना है, तो उस केस लॉ का नाम भी याद कर लो। वैसे हमने आपको पूरे जीएसटी में केस लॉ का नाम याद करवाया ही नहीं। अब देखो, निक्की सेल्स रिसीव एन ऑर्डर फाइनलाइजिंग प्रोविजनल असेसमेंट ऑन द वेरिफिकेशन on the basis of verification report and requiring payment of 12 lakh. They did not contest this order but made the payment, कोई उन्होंने कुछ यानी कि चैलेंज किया उस ऑर्डर को, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया एंड अलाउड द अपील फॉर 60 days to lapse. अब 60 days भी खत्म हो गए। आफ्टर अपील became time barred, अब अपील टाइम बार्ड हो गई। दे फाइल्ड अ क्लेम फॉर रिफंड इन विच दे चैलेंज द ऑर्डर। दिस वाज अ बैकडोर मेथड ऑफ सीकिंग रिलीफ अगेंस्ट द ऑर्डर। इट ऑल्सो आस्क्ड एन ऑफिसर ऑफ द सेम रैंक टू रिव्यू द ऑर्डर। इतना आपको नहीं लिखना है, आपको केस लॉ का रेफरेंस देके आना है। द सुप्रीम कोर्ट केस लॉ, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? claim that such a refund is not permissible for all these reasons. A person who is aggrieved with an assessment order cannot seek refund without filing an appeal against the assessment order. ऐसे उसको रिफंड नहीं मिलेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कोई क्वेश्चन हो तो बता देता हूं। ये एमटीपी मे 20 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन अब की बार की आरटीपी में भी है। अब की बार की आरटीपी या एमटीपी दोनों में से एक क्वेश्चन है ये, शायद एमटीपी का है, अब की बार की एमटीपी का, नवंबर 23 का। ठीक है, Acme sales imports were being provisionally assessed pending a verification that the department was carrying out. वही क्वेश्चन है कि भाई 12 लाख रुपए की डिमांड थी, 6 महीने बाद इसको याद आया, बस नाम बदल दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो कितनी बार पूछ रहे हैं। एमटीपी अब की बार की एमटीपी में भी, एमटीपी मे 20 में भी, यहाँ पे भी था। तो इसमें आपको केस लॉ का रेफरेंस देके आना है और ये बताना है कि देखो पहले आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, 6 महीने का अपील का टाइम लिमिट होता है, सॉरी 60 डेज का अपील का टाइम लिमिट होता है, वो टाइम बार्ड हो चुका है और आप अब क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, समझोगे? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? मिस्टर एन करके कोई पर्सन है जिन्होंने 3 कंसाइनमेंट मंगाए, एक 200 यूनिट्स का, एक 400, मतलब 3 मंगाए, एक 200 यूनिट, 400 400, मतलब टोटल 1000 यूनिट्स इंपोर्ट करी उन्होंने। एक कोई आर्टिकल है ZEP करके और उसका एक यूनिट का वैल्यू है 1150। ठीक है, 1150 में एक यूनिट इंपोर्ट करी, ऐसे 1000 यूनिट इंपोर्ट कर ली। कस्टम ड्यूटी इन्होंने एक आर्टिकल पे कस्टम ड्यूटी आई 250 रुपीज। इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा 350 रुपीज का और उस सामान को किसी को चिपका दिया, मतलब किसी को बेच दिया 1750। ठीक है जी, तो इन्होंने अपना बर्डन किसी और को दे दिया। आफ्टर 1 month ऑफ सेलिंग द एंटायर कंसाइनमेंट ऑफ आर्टिकल ZEP, मिस्टर एन फाउंड दैट देयर हैड बीन एरर इन पेमेंट ऑफ ड्यूटी। उनको याद आया कि यार गलत ड्यूटी पे हो गई। कौन क्या गलती हुई देखते हैं। इन विच ड्यूटी फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ 200 यूनिट्स, जो 200 यूनिट का कंसाइनमेंट है ना, ये was paid as if it is for 400 यूनिट। भाई 200 यूनिट पे ड्यूटी इस तरीके से पे हो गई कि वो 400 यूनिट था, मतलब इन दोनों पे तो 400 400 करी थी, ये 200 की जगह 400 पे हो गई ड्यूटी। अब सुनना मेरी बात, इन्होंने जो कस्टमर को सामान बेचा है ना, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है, ड्यूटी का पेमेंट भी पास ऑन कर दिया। पर भाई ड्यूटी का पेमेंट जो पास ऑन किया है वो 200 यूनिट्स का ही तो किया होगा, 200 की यूनिट तो जेब से एक्स्ट्रा लग गई, वो थोड़ी कस्टमर से लिया इन्होंने। समझना मेरी बात को, देखो कैसे घुमाया है। ये जो 200 यूनिट का पैसा है वो इन्होंने डबल ड्यूटी पे कर दी, पर सामने वाले को जो बर्डन पास किया है वो तो 200 का ही किया है। ये तो जो एक्स्ट्रा पे कर दिए 200 पे वो मांग रहे हैं तो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर एन फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड। तो रिफंड के लिए फाइल किया इन्होंने, 200 यूनिट्स थी और एक यूनिट पे 250 रुपीज था, तो 50,000 रुपए जो ज्यादा पे कर दिए वो मांग रहे हैं। तो ये अनजस्ट एनरिचमेंट लगा क्या इसमें? नहीं नहीं, इसमें कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगा। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। मिस्टर एन का इनवॉइस दिखाता है, देखो इनवॉइस, अब देखो इसमें ना आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट जजमेंट में। मैंने आपको बताया कि प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला केस था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई इनवॉइस से पता चल रहा है कि इन्होंने
200 आर्टिकल्स पे ज्यादा ड्यूटी पे कर दी। भाई बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करी होगी ना, तो पता चल जाएगा, रिकॉर्ड तो होगा इसके पास। दिस पेमेंट इन द नॉर्मल कोर्स वाज मेड बिफोर द ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ गुड्स। गुड्स क्लियर करने से पहले इन्होंने ड्यूटी पे कर दी। इट वुड बी एविडेंट फ्रॉम द बिल ऑफ एंट्री। तो इस वाली लाइन को अंडरलाइन करके आ जाना भाई, इतना याद तो रहेगा नहीं ना आप लोगों को। तो इट वुड बी एविडेंट फ्रॉम द बिल ऑफ एंट्री दैट द अमाउंट पेड वाज मोर देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड। तो क्लियरली पता चल रहा है बिल ऑफ एंट्री से। दस मिस्टर एन केस फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट के अंदर ये नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट डाल दो और आपको हम रिफंड नहीं देंगे, आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसको रिफंड मिल जाएगा, और जो डिपार्टमेंट कह रहा है ना वो गलत कह रहा है। इसने कोई बर्डन पास ऑन नहीं किया। आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फीलिंग समझ गया क्वेश्चन की क्या थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में तो कुछ है नहीं। डेट बता रहे कौन सी डेट से आपको अप्लाई करना है, रेलिवेंट डेट क्या माननी है, तो इजी है, कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, 13 जो अभी अपन ने किया था ना, वो कि भाई उस बंदे ने वही अमाउंट दे रखी है, 200 यूनिट की जगह 400 का पेमेंट कर दिया गलती से। तो आपको बताना है कि भाई अनजस्ट, तो आपने लिखा है 10 रिसिप्ट ट्रेडर केस फॉल विद इन द एक्सेप्शन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, और इसको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वही की वही लिखना है आपने। तो आप ये वाला आंसर करके आ जाना है। आरटीपी नवंबर 21 में आया, बेटर क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये एमसीक्यू बुकलेट में था, मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको करवा दूंगा जब कस्टम का रिफंड डालूंगा। तो इसमें था कि कौन से केसेस में पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, ठीक है। अगर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वाले जो एक्सेप्शंस थे ना, वहां तो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था। अब इसका जो सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो आप, वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर नॉन पर्सनल यूज। हमने कहा था कि अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स आप इंपोर्ट करोगे तो बर्डन आप पास ऑन कर ही नहीं रहे हो, तब तो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ये नॉन पर्सनल यूज के लिए आप गुड्स यूज कर रहे हो, तो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही जाएगा ना। तो इसका आंसर भी आ जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे 74 75 में तो आप ही के अकाउंट में आ रहा था, आप प्रूव कर देते हो देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, तो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सारे केसेस वही हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बचे आपके। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया। एक ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाना, इस पे स्टार लगा लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेप्शंस ऑफ डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाना 15। एक क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के चले जाना, और एक क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के चले जाना। 13 14 15 ये तीनों अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। ये अच्छे से हो जाएगा तो काम आपका सेट हो जाएगा। 13 14 एंड 15 और 14 तो ये हो गया, नहीं नहीं, हाँ 14 भी ड्यूटी वाला है। तो 13 14 15 और 16 ये चारों क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, ठीक है। 13 14 15 और 16 आपका काम हो जाएगा कस्टम रिफंड का। बाकी ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप रीड मार लेना, आपको समझ में आ जाएंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी रीड मार लेना, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स अलॉट। अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, और भी कुछ पूछना हो, कोई भी कुछ वीडियोस डलवाने हो तो आप मेरे को बता देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स अलॉट।